हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और इंपॉर्टेंट ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं, डीएवी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एक्चुअली आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो डीएवी बोर्ड में आ चुके हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आखिरकार बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। मेरे पास एक सैंपल पेपर है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो उनसे मैंने लिया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी जरूर बताना चाहिए कि आखिरकार डीएवी बोर्ड्स के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो इसमें क्वेश्चंस है ना, एज इट इज वही क्वेश्चंस मैं लिखूंगा इसमें। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हम देखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जितने आ पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन उतने हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन हम करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि उसमें टॉपिक क्या लगा है, यानी क्या आइडेंटिटी उसमें लगी है। तो क्वेश्चंस को हम ध्यान से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इवेल्युएट 98 का स्क्वायर यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देंगे यहां से। देखिए, 98 के स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं, जरा ध्यान से बताइएगा। आइडेंटिटी हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं? वैसे तो हम इसको 98 इंटू 98 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा है ना, आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? अब आपने एक बहुत ज्यादा पॉपुलर आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, है क्या हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद है ना ये आइडेंटिटी? इसी को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो, a के प्लेस पर यहां पर 100 है और b के प्लेस पर यहां पर 2 है, तो हम किसको क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स 100 इंटू बी मीन्स 2। ओके, समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, मालूम है ना, हमारे पास है ये आइडेंटिटी, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। और फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी b मीन्स 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके, क्या हो गया, ये 100 का स्क्वायर किया, 1 2 3 4 0 लगा दिए, माइनस 2 2 जा 400, हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये मल्टीपल करके हमने लिख दिया प्लस 4। बात समझ में आ गई? अब हमें 10,000 में से 400 सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर आपका, 9,600 प्लस 4, और आंसर आ गया हमारा 9,604। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पूरा इसी तरीके से है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ना ऐसे ही इन क्वेश्चंस को ना देखें, मतलब जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं ना, ऐसे ही हम बैठ के केवल फोन लेके और केवल देख रहे हैं ना, इससे ना समझ में तो आ जाता है बट ना प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, आप पेन एंड कॉपी लेके बैठिएगा और उनमें क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर आप मैच कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना, ये तो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पे ना हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखा है ना, सॉल्व फॉर x 5 की पावर x - 4 इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ जरा, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा होता 5 की पावर x - 4 इक्वल टू 5 की पावर 2, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, तो हम क्या करते, अगर आपको पता है ना कि अगर बेस सेम होते हैं तो हम एक्सपोनेंट को, जो पावर होती है ना, उनको हम इक्वल रख सकते हैं, मालूम है ना, हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, मालूम है ना आपको? तो हम क्या लिखते हैं, x - 4 इक्वल टू 2। ये बात तो सबको समझ में आती है ना। ऐसा हम कब करते हैं, जब बेस सेम हो। बस यहां पे तो बेस सेम नहीं है ना, बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर बेस सेम होते तो हम कर पाते, बट यहां नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बात पता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, x की पावर 0 इक्वल टू 1। आपको इसका मतलब पता है ना?
इसका मतलब पता क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 की पावर 0, इसका आंसर आएगा 1। मालूम है ना आपको अच्छे से। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 5 की पावर 0 इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा 1। यानी किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना, बेस सेम करने के लिए 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। हम क्या लिख सकते हैं यहां से सॉल्यूशन में, यहां से हम इसका सॉल्यूशन देंगे 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू, ये तो हमें 1 गिवन है। ठीक है, ये अलग है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, ये आप रहने दीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 5 की पावर 0, हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 आता है, तो 1 के प्लेस पर हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। हमने क्यों लिखा, क्योंकि इधर बेस 5 है ना, तो हमें यहां पर बेस 5 बनाना था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जरा देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, सिंस बेस आर इक्वल, सो ऑन इक्वेटिंग पावर्स, अब देखो हम यहां लिख देते हैं। इसके बाद तो देखो अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल टू पावर हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस 4, एक्स इक्वल टू आ गया 4। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, x की वैल्यू यहां पर हमारी 4 आ गई। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन ना आपको ना टॉपिक के साथ समझने हैं, केवल रटना नहीं है। बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं, आप फर्स्ट टाइम बोर्ड जो है फेस करने वाले हो, तो आपको ना ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से उनको समझना है, टॉपिक को लेके चलना है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब आपको ये तो पता होगा ना, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड, मालूम है ना आपको। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी शेप इस तरीके से होती है, मतलब ये सारी साइड इक्वल होती हैं। रेगुलर का मतलब समझते हो ना, ऑल साइड्स इक्वल। अच्छा, अगर पेंटागन होता तो 5 साइड होती, मालूम है ना आपको। भाई अगर पेंटागन होता तो ऐसा फिगर होता, ये सारी साइड, ये बात ध्यान रखना, इक्वल होती हैं। इस फिगर में शायद आपको लगे ना लगे, बट रेगुलर मींस ऑल साइड्स इक्वल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेक्सागन है, इंटीरियर एंगल्स का हमें सम बताना है, यानी रेगुलर हेक्सागन में ये एंगल्स जो होते हैं ना, इनका सबका सम कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ा है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसके ऑल एंगल्स का सम कितना होता है मालूम है आपको, 360 होता है, मालूम है ना। पेंटागन का 540 होता है, इसका निकालते हैं। देखो एक्चुअली कोई भी फिगर दिया हो, आपको यहां पर हेक्सागन दिया है, आपको डेकागन दिया जा सकता है जिसकी 10 साइड्स होती हैं, या कोई और भी फिगर दिया है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत आपको ध्यान से समझना, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं पहले। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180। बहुत अच्छे से आपको समझना है। हम ना क्वाड्रिलेटरल का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, एक बार हम देख लेना। देखो नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, बेशक क्वेश्चन में हमें केवल हेक्सागन का पूछा है, लेकिन हो सकता है क्वाड्रिलेटरल का आए, हो सकता है पेंटागन का आए, हो सकता है डेकागन का आए, हो सकता है हेप्टागन का आए, कितनी भी साइड का वो दे सकता है। हेप्टागन मींस 7 साइड्स होंगी उसकी, तो हमें पता तो करना है ना कि हम सारे फिगर्स का कोई भी फिगर आ जाए हम निकाल के दे सकते हैं, तो हमें समझना है। ठीक है, देखिए यहां पर n जो होता है ना, वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए हमें क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 साइड्स होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे 4 - 2 इंटू 180। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या हो गया, 4 - 2 कर दिया, हमारा 2 आ गया इंटू 180, तो आ गया आपका 360। इजी है ना, बड़ा इजी है। अच्छा एक बात जरा सुनो, अगर क्वेश्चन में होता पेंटागन तो हम कैसे निकालते, 5 - 2 इंटू 180। ओके, क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं भाई, इसमें 4 साइड्स थी तो हमने 4 लगाया n के प्लेस पर, और यहां पर कितनी साइड्स हैं 5, तो हम क्या लगाएंगे 5, तो कितना आ गया 3 इंटू 180, क्योंकि 5 - 2 हो गया 3, तो 3 इंटू 180 तो कितना आ गया 540 डिग्री। हमसे पूछा है रेगुलर हेक्सागन का। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें आगे, यहां पर हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं 6, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 4 इंटू 180 डिग्री, आंसर आ गया हमारा 720 डिग्री। बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन था, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी ये आपको कुछ बस नोट कर लीजिए, अगर आप नॉलेज के लिए नोट करना चाहते हैं,
बट इसका सॉल्यूशन केवल इतना है जो मैंने लिखा है यहां तक। आप चाहें तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, बट कोई नीड नहीं है, केवल उसमें एंगल्स का सम पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनो, ध्यान से समझिएगा कि अगर वो ईच एंगल की मेजर पूछता क्वेश्चन में, अगर ये हमें गिवन होता कि आप वन एंगल की मेजर बताइए, तो हम क्या करते, आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, n-2 इंटू 180 अपॉन n कर देते हैं। आपको कुछ बात समझ में आई? जैसे अगर वो कहता क्वेश्चन में कि रेगुलर हेक्सागन के वन एंगल यानी ईच एंगल की मेजरमेंट बताइए, तो हम क्या करते, n-2 इंटू 180 ये करते, तो इसका आंसर कितना आता, 720 अपॉन n करते n, क्योंकि n-2 इंटू 180 में पुट किया तो ये 720 आएगा। अपॉन में आपको लिखना है n मींस नंबर ऑफ साइड्स, तो कितनी है 6 इसकी साइड है ना, अपॉन में 6, तो इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 6 1 6, 6 2 12, यानी 120 डिग्री। यानी जितने भी एंगल्स इसमें हैं रेगुलर में, ध्यान रखना रेगुलर में सारे एंगल इक्वल होते हैं, मतलब हर एंगल इक्वल होता है, एवरी एंगल इक्वल होता है रेगुलर में। तो ये भी 120 का है, ये भी 120 का, ये भी 120 का, सारे एंगल आपके 120 के होते हैं, ठीक है। ऐसी इसमें अगर ईच एंगल के, देखो मेरी बात को जरा समझना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर ऑल एंगल्स का पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और अगर ईच एंगल का पूछे तो आपको ये वाला लगाना है। मतलब इसी फॉर्मूले में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो वो एक एंगल उसका आ जाएगा, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही होगी। ये क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो 4 दिया है वो है हमारा किससे बताओ, पॉलिनोमियल से, ठीक है। इसको भी जरा देखते हैं, इसमें इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। चलो यहां से हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, 49x की पावर 4 और अपॉन में हमें लिखना है 7√7 और x की पावर 3, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसको रफ कर देता हूं, स्पेस थोड़ा सा हमारे लिए और हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक बात जरा सुनिएगा, आपको अच्छे से पता होगा ना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, 7 से 49 को हम डिवाइड कर सकते हैं, नंबर से नंबर करना है, और ये जो वेरिएबल्स है ना इनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं जब भी कोई पावर डिवाइड में होती है, मालूम है ना। अगर ऐसा हो x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 3, मालूम है ना, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो 7 से ये कट गया, कितना आ गया, ये 7 से कट गया तो 7/√7 बचा। देखो मैं कुछ स्टेप्स में कर रहा हूं, चाहता तो हम एक वन स्टेप में इसको कर सकते हैं, बट आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने 7 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो कितना आ गया 7/√7, क्योंकि वाला √7 तो बचाना, और ऊपर ये 7 से डिवाइड होने के बाद 7 बचा, और यहां पे क्या बचेगा, ओनली x। क्यों, क्योंकि x की पावर 4 ऊपर है, x की पावर 3 नीचे है, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गई पावर यहां पर। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। आपको एक बात पता है ना, बहुत ध्यान से जरा समझिएगा, हमारे पास रूट में 49 अगर हो तो हम उसको 7 लिखते हैं, मालूम है ना, अच्छे से पता है ना। तो हम 7 के प्लेस पे √49 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रूट में 49 अपॉन रूट में 7, और ये आ गया x। बात कुछ समझ में आई। अब इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम आगे क्या लिखेंगे, रूट में 49 अपॉन 7 x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो पता क्या बच गया, रूट में 7x। देखो हमने रूट में क्यों किया, क्योंकि देखो नंबर से नंबर सॉल्व हो सकता है, बट रूट वाले से रूट में होना जरूरी है, तभी वो सिंप्लीफाई आपस में हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, √7 ये है, तो इसको हमने क्या लिखा। अच्छा, एक और बात जरा सुनो, कुछ स्टूडेंट ना इसको अलग तरीके से करते हैं, कुछ टीचर इसको अलग तरीके से बताते हैं। अब दोनों तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको समझ में आया, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो कि आपको कम समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वहां पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, हमारा डिस्कशन चल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई। चलो एक बार और देखते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देखते हैं, देखना मेरी बात को समझना। ये वैल्यू आ गई हमारी, ये तो सिंपल है ना, यहां से डिवाइड किया इसको तो 7/√7 आ गया, ये x आ गया। इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7/√7 और ये x है। बात समझ में आ रही है। देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप ना कभी भी जैसे मान लीजिए 7 है तो आप इसको लिख सकते हैं √7 × √7, मालूम है आपको, ये बात अच्छे से पता होगी भाई, हम बता भी देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, √7 × √7 क्या होता है, क्या समझे, √7 × √7 इक्वल टू क्या होता है, √49, और √49 का मतलब क्या होता है,
रूट 49 का मतलब क्या होता है 7। तो बात आपको समझ में आती है ना, हम 7 के प्लेस पर √7 इंटू √7 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात जरा सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं, सब समझ में आ सकता है आपको। अच्छा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा, क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3। समझ में आया? क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 मीन्स रूट में 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स 3। तो मतलब हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे 7 को हम लिख सकते हैं ना √7 इंटू √7, और x तो है ही, और अपॉन में √7। अब ये √7 से √7 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया √7x, ठीक है। तो चाहे तो आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप अपना सकते हैं, या फिर आप ये स्टेप अपना सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको समझ में आए, आप वैसे कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना है कि ये क्वेश्चंस आपको कितने समझ में आ रहे हैं। मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्जाम होता तो आपको इनमें से कितने मार्क्स मिलते। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमने 1-1 मार्क्स के किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हम 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 5th और 6th क्वेश्चन रोटेशनल सिमेट्री वाले टॉपिक से हैं, जो कि बहुत इजी है और आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। अच्छा, आप सोचते होगे कि यार हर क्वेश्चन को इजी बता देते हैं। देखो एक्चुअली पता बात क्या है, बात यह है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो इजी है और जो नहीं आता वो टफ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आता ही होगा, इंटेलिजेंट हो आप, तो आई होप आपको आता होगा। लेकिन हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या हमसे पूछा है, पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें दिया इन द गिवन वर्ड रेक्टेंगल विच लेटर शोज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा एक बात जरा बताइए, ये ऑर्डर 2 का मतलब क्या है? मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना। जैसे मान लीजिए अगर ये रेक्टेंगल है, थोड़ा सिमेट्री के बारे में समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन टॉपिक तो समझ लें पहले। ये रेक्टेंगल है, ये रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस रेक्टेंगल को अगर मैं रोटेट करूं, अगर मैं इस रेक्टेंगल को रोटेट करूं, अगर मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूं तो मींस ये खड़ा हो जाएगा, ऐसे वर्टिकल हो जाएगा ये। फिर मैं अगेन 90 पे करूंगा तो ये वाली शेप या ना इधर आ जाएगी और ये वाली शेप उधर आ जाएगी, क्योंकि ये इस तरीके से उठा के मान लीजिए हम ऐसे रख दें, इसको ऐसे करके घुमा के, यानी यहां से लेके यूं रख दें, तो ये जैसा है वैसा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए, इसके हिसाब से जरा समझिएगा। अब मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैंने इसको 90 पर रोटेट किया तो ऐसा हो गया, फिर 90 पर रोटेट किया तो ऐसे हो गया। पहले कैसे था? पहले ऐसे था, 180 पर रोटेट करने में कैसा हो गया? ऐसा। लेकिन जैसा पहले दिख रहा था ना वैसे ही तो दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता क्या होगा? 2। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? क्यों होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन? क्योंकि एक तो इस तरीके से ऐसा दिख रहा है और सेम वही शेप आ जाएगी 180 डिग्री पर रोटेट करने पर, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 2 है। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर होता, अब ये स्क्वायर होता, मान लीजिए ये स्क्वायर है, अब इसको ना, जैसे ये स्क्वायर है इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने इसको रोटेट किया तो एक बार 90 डिग्री पर रोटेट करने पर पता ऐसे हो गया, फिर एक और बार रोटेट करोगे तो ये वाली शेप फिर इधर आ जाएगी। देख रहे हो? मतलब ये 4 टाइम एक जैसे दिख सकता है, यानी 90 पे इसको रोटेट करेंगे तो जैसी शेप है ऐसी हमें अभी तो दिख रही है। देखो एक बार ये दिख रही है, फिर इसको एक बार 90 पर रोटेट करोगे तो ऐसे हो गया, अभी भी वैसा ही दिख रहा है, फिर और रोटेट किया, अब भी ऐसा ही दिख रहा है। तो मतलब 90 डिग्री पर रोटेट करने पर जैसा है वैसा ही दिखता है, ऐसा 4 टाइम हो रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, रेक्टेंगल का ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। लेकिन यहां पे ना रेक्टेंगल नहीं दिया है। अच्छा एक और बात जरा समझना, ये बात आप लोगों को समझनी है कि रोटेशनल सिमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। जैसे आर है, बात को जरा समझो, ये आर एक इसमें लेटर दिया है, आप ना थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आर है, अगर मैं इसको मान लीजिए रोटेट कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा भाई? अगर मैंने मान लीजिए इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो कैसा बन जाएगा ये? बोलो, ऐसा ही तो बन जाएगा, है कि नहीं? अच्छा ऐसा दिख रहा है क्या रोटेट करने पर? ये नहीं दिख रहा। और इसको रोटेट करोगे, अगर आप 90 पर रोटेट करोगे तो कैसा दिखेगा ये? देख रहे हो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। मतलब अभी ऐसा है, मैंने अगर इसको 90 पर रोटेट कर दिया यानी ये हॉरिजॉन्टल हो जाता तो कैसे दिखेगा? 180 पर रोटेट कर दिया तो ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? इसे फर्दर हम रोटेट करेंगे तो अब कैसा दिखेगा? फिर और रोटेट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एंड फाइनली फिर रोटेट करेंगे तो फिर ऐसा दिखेगा। यानी 4 इसके फिगर हैं लेकिन एक भी बार इस जैसी शेप इसकी नहीं दिख रही, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आर का 1 है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, इसका सेम ई का भी 1 ही है, आप रोटेट करके देखिएगा एक बार। लेकिन ना हम बात करेंगे पता एन की, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन ना 2 है, शायद आपने लॉजिक लगा लिया होगा, बट एक बार जरा समझते हैं कि क्यों है इसका। अगर मैं इसको 90 पर रोटेट करता हूं तो कैसा बनेगा, बना के देखें एक बार, ऐसा बोलो। 90 पर रोटेट करने पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। अगेन मैं इसको और रोटेट करूंगा, फिर ये ऐसा दिखेगा, देख रहे हो। यानी अगर इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो ऐसा दिखेगा, और अगेन मैंने रोटेट किया, देखो इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, ऐसे करके कर दूं, ये जो इधर से ना इसको ऊपर की तरफ कर दूं तो ऐसा दिखेगा ये। तो ये और ये शेप एक जैसी दिख रही है। अगेन मैं और इसको रोटेट करूंगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ऐसी शेप बन जाएगी। तो ये इसकी जैसी शेप नहीं है ना, केवल 2 ऐसी फिगर बन रही है इसकी। दैट्स मीन जो इसमें जो भी लेटर ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है वो है ओनली एन। तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एन। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, बाकी का कुछ भी इसमें हमें नहीं करना है, जो हमने समझा वो से हम रफ कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, केवल इतना सा आंसर है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा है स्क्वायर का, ये तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा और फर्दर डिस्कस कर लेंगे, एक दो शेप के बारे में और हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से और हम बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। ठीक है, और आपको मेरी मेहनत तो उम्मीद है पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं बताए एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। देखो सीरियस बात तो ये है, क्योंकि अगर बोर्ड के क्वेश्चंस वो करेंगे तो उनको पता लगेगा कि बोर्ड में आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा। ठीक है, तो वही उम्मीद है मुझे आपसे, वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें स्क्वायर का पूछा है, वो हम समझ रहे थे ना, स्क्वायर ये है, स्क्वायर की शेप है ना, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसमें थोड़ा सा टिक कर देता हूं। चलो ये आपको शायद टिक दिख रहा होगा, लेकिन ना स्क्वायर में कोई ऐसा टिक नहीं लगाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 4 ऑर्डर कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसा है, नहीं मार्क कर दिया हमने केवल पहचानने के लिए। अगर हम 90 पर रोटेट करेंगे तो ऐसा है, ऐसा बन गया, अभी भी वैसा ही दिखेगा। देखो टिक को बिना देखे, केवल ये तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बताया कि ऐसा रोटेट मैंने कर दिया। ठीक है, तो अभी भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा पहले था, फिर अगेन रोटेट कर देंगे, अभी भी दिख रहा है, देन अभी भी दिख रहा है, देन और रोटेट करेंगे, देखो फिर फाइनली वहां आ गया। तो मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 4। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 4। 1 मार्क के केवल 6 क्वेश्चन इसमें थे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम ना छोटी छोटी वीडियो के हिसाब से आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।